हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस। लेक्चर शुरू करने से पहले एज यूजुअल फटाफट से बता देता हूं, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या हम आपके इन डेप्थ लेक्चर से पूरा अकाउंट्स का इकोनॉमिक्स का सिलेबस कर सकते हैं। तो बिल्कुल यस प्यारे बच्चों, आप कर सकते हो। नीचे सिर्फ आपको ज्वाइन का बटन दबाना है और आप हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप से पढ़ रहे हैं उनकी तरह पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप हमारे इस नए सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इसको भी अच्छे से फॉलो करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिल्कुल भी चिंता की कोई करने की बात नहीं है। पर फिर भी कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पूरा कोर्स एक साथ अगर पढ़ना हो, हम अपने पेस पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या हम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, आप बिल्कुल कर सकते हो। खैर, वीडियो में आज सर हम क्या करने वाले हैं? तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एक नया चैप्टर शुरू करवाया था जो बहुत ही आसान था, जिसमें आपको सिंपल सी इतनी बात याद रखनी थी कि ये भी एक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है एज यूजुअल। लेकिन इसमें क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है तो अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में क्या बोल देते हैं, एसेट्स बोल देते हैं, राइट। और राइट साइड में क्या बोल देते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल को दोनों को जोड़कर बोल देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी पूरे चैप्टर में चलती है। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी तो उस ट्रांजैक्शन के बस आपको दो एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इसके दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमने टोटल आपको 7 ट्रांजैक्शन सिखाई थी, जो मुझे पता है आप भूल चुके हो। हाँ सर, सब सारी भूल गए हम तो देखो कौन कौन सी थी। ये तो एक छोटा सा परफॉर्मा है कि इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करते हैं। लेफ्ट साइड में एसेट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ हेडिंग्स आती हैं। राइट साइड में लाइबिलिटीज होती हैं, उसके अंदर भी कुछ हेडिंग आती है, कैपिटल होता है ना। अब ट्रांजैक्शन हमने क्या क्या सीखी थी, देखो सबसे पहले बिजनेस कैसे शुरू करते हैं वो सीख लिया था, तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। फिर मैंने आपको सिखाया था गुड्स हम खरीद लेते हैं कैश में, तो स्टॉक में प्लस और कैश में से माइनस। फिर अगर हम गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं, उधार पर, तो स्टॉक में प्लस लेकिन लाइबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस, राइट। ये ट्रिक्स याद रखनी। फिर हमने सीखा था सबसे इंपॉर्टेंट, गुड्स को बेचना। अब गुड्स अगर बेचेंगे तो उस समय एक क्रिटिकल बात याद रखनी है कि जैसे हमने गुड्स कैश में बेचे तो हम कैश में प्लस कर देंगे, स्टॉक में माइनस कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर गुड्स बेचते समय आपका कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ तो वो फायदा या नुकसान कैपिटल में प्लस या माइनस हो जाएगा, है ना। सेम हमने इसी तरह एक और करा था जिसमें हमने गुड्स उधार पर, क्रेडिट पर सेल करे थे, तो अगेन स्टॉक में से माइनस हो गया लेकिन डेटर के अंदर प्लस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हमारा जो लॉस हुआ उसको कैपिटल में माइनस करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था। और 2 पॉइंट और कवर करे थे आपको कि एक्सपेंस अगर पे करते हैं तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, और इनकम अगर रिसीव करते हैं तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। तो 7 पॉइंट्स हम लिख चुके थे। तो आज मैं आपको रिमेनिंग पॉइंट्स लिखवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, और फिर वीडियो के एंड में एक बहुत ही स्पेशल चीज बताऊंगा। सर क्या बताओगे? अरे बस बहुत ही स्पेशल है, उसके लिए वीडियो के एंड पर ही आपको जाना पड़ेगा। चलो तो ऐसा करते हैं, आज मैं आपको नंबर 8 से लिखवाता हूं और आज की जो टर्म्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 8 लिखते हैं। नंबर 8 का नाम है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। चलो, तो अब हमने पिछले चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज तो समझ ली थी, आज हमें बस ये देखना है कि इनका करते क्या है। तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का अगर आपको मीनिंग याद हो तो उसका मतलब था कि जैसे मान लो हम रेंट है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अपना रेंट एडवांस में पे कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसमें यह सोचना है कि इसको 2 तरह से हम कैसे शो करेंगे, है ना, आखिर हो क्या रहा है। तो देखो, जब हम पैसे पे करते हैं, है ना, हमने किसी को पैसे पे कर दिए, तो सबसे पहले तो हमारा जो कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम अपने कैश के अंदर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस हमने पढ़ रखा है हमारे लिए एक एसेट होता है। तो हमें क्या करना होता है, एसेट के अंदर एक नई हेडिंग बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और उस हेडिंग के अंदर हम इसको ऐड करके शो कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन इज मोर इंपॉर्टेंट कि प्रीपेड एक्सपेंस आपको याद रखना है हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो इसीलिए हम इसको एसेट के अंदर ऐड करके शो कर देते हैं। तो इसके दोनों एस्पेक्ट देखो इस तरह से आपके कवर हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस में याद रखेंगे कि इसका पूरा दोनों इफेक्ट एसेट के अंदर ही हो जाएगा, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद देखो नंबर 9, नंबर 9 होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम एक्सपेंस अनपेड भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने बोल दिया सैलरी अनपेड, या इसको कभी कभी हम ड्यू भी बोल देते हैं, सैलरी ड्यू, कि मतलब हमने सैलरी अभी तक पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक पैसे नहीं पे करे। तो अब हम क्या करेंगे यार, हमने पैसे पे नहीं करे, तो दो बातें सोचते हैं अब इसमें क्या होंगी। तो देखो पहली बात तो ये कि हमने अगर पैसे पे नहीं करे, तो हमने पढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, एक लाइबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमें लाइबिलिटी के अंदर एक हेडिंग बनानी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसमें ऐड करके इस 1000 रुपए को शो करना पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम पढ़ चुके हैं हमारे लिए क्या होता है, एक लाइबिलिटी, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। अब है तो ये एक्सपेंस ही है ना, है तो हमारा एक नुकसान ही, पे नहीं करा वो अलग बात है। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट ये माना जाता है कि भाई क्योंकि ये है तो एक्सपेंस ही, तो हम अपने कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का नुकसान ही है तो एक्सपेंस ही ना, पे नहीं करा वो अलग बात है। लेकिन हम तो क्योंकि एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, हम कैश बेसिस तो फॉलो नहीं करते, ये भी याद होगा पुराने चैप्टर आपको अगर। तो इसीलिए हम तो मानते हैं कि हमारा एक्सपेंस है, हमारा नुकसान है, तो कैपिटल को माइनस कर देते हैं। अब पैसे चाहे हमने दिए हो या ना दिए हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके दोनों एस्पेक्ट जो है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये आप नोट कर लेना कि हमें क्या करना है। उसके बाद देखो नंबर 10, अब आता है इन्हीं का दोनों का उल्टा। पहले नंबर 10 में आता है एक्रूड इनकम। अब यहां पर हम इनकम को कवर करते हैं। एक्रूड इनकम, इसका मतलब होता है कि मान लो जैसे कमीशन है या इंटरेस्ट है ना, तो कमीशन हमने अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब आपने पैसे कमा तो लिए लेकिन अभी तक मिला नहीं, पैसे मिले नहीं। तो मिल जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक पैसे मिले नहीं, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। तो इसके बारे में सोचते हैं दो बातें कि यार क्या होंगी, पैसे मिलने तो चाहिए थे पर अभी तक मिले नहीं। तो देखो एक एस्पेक्ट तो होता है कि भाई हमें पता है पैसे मिलने चाहिए पर मिले नहीं, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे लिए एक एसेट है ना। तो हमने इसको अपने बेसिक टर्म्स में भी पढ़ रखा है। तो हम एसेट के नीचे एक एक्रूड इनकम नया हेडिंग बनाएंगे और उसके नीचे 2000 रुपी ऐड कर देंगे। तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है हमें पैसे मिलने चाहिए पर अभी तक मिले नहीं, तो हमारे को इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। दूसरा एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी इनकम है ये, है ना, हमने कमा लिया, मिला नहीं वो अलग बात है। तो क्योंकि हमारी इनकम है ये, तो हम इसको कैपिटल में जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए है तो फायदा ही, है तो इनकम ही, मिला नहीं वो एक अलग बात है। तो हम मिलने ना मिलने के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते, हम तो देखते हैं भाई इनकम है तो हमारा फायदा है तो कैपिटल में जोड़ लेते हैं, पैसे नहीं मिले वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो कौन से मुंशी हैं, एक्रूअल वाले मुंशी हैं, याद है ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट याद रखना है। चलो इसके बाद अगला लिखते हैं नंबर 11। जैसे एक्रूड इनकम हो गया, इसी तरह नंबर 11 होता है, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है कि देखो आपको पैसे तो पहले मिल गए, है ना, आपको जल्दी पैसे मिल गए, लेकिन अभी आपको मिलने नहीं चाहिए थे। आप इसका जो सर्विस है, आप इसके बदले में जो काम है वो अभी अगले साल करने वाले हो, तो इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे जल्दी मिल गए। तो अगर हमको पैसे जल्दी मिल गए तो इसमें दो बातें ढूंढते हैं कि क्या होंगी। तो पैसे जल्दी अगर मिल गए तो एक तो चीज सीधी सीधी ये नजर आ रही है कि भाई पैसे जल्दी मिल गए तो हमारे पास एसेट में जो कैश है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पैसे मिल गए, कैश मिल गया, पैसा आ गया, कैश प्लस। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि अगर आपको पैसे जल्दी मिल जाते हैं, तो हमने इसके बारे में वैसे पहले भी पढ़ रखा है कि पैसे जल्दी अगर मिल गए तो इसका मतलब तो हमारे सर पे बोझ है। तो ये एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी। तो हम लाइबिलिटीज के अंदर एक हेडिंग बना लेते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नाम से, और फिर उसके नीचे इसको ऐड करके दिखा देते हैं। तो ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो देखो इसके दोनों एस्पेक्ट्स को समझना और लिखना एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चार जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको आज पहले करवाई, एक काम करते हैं मार्क कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तो 100% आती ही आती है। तो सबसे पहले याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो 11 ट्रांजैक्शंस हो गई, बस थोड़ी सी और बची हैं। अब और क्या होती है ट्रांजैक्शन, देखो नंबर 12। नंबर 12 होती है जिसमें हमें कभी कभी कहता है, लिखते हैं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या हो गया सर, पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए? हाँ, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉ कर लिया। तो अगर किसी को याद हो तो ये तो हमने चैप्टर 2 में एक टर्म भी पढ़ी है कि अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए तो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, है ना। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट सोचते हैं। तो देखो भाई, बिजनेस में से पैसे निकाल लिए तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली एसेट के नीचे कैश मेरा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसे निकाल लिए तो पैसे चले गए, बिजनेस का पैसा कम हो गया। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ड्राइंग्स के बारे में याद हो तो ड्राइंग्स के बारे में हमने पहले आपको पढ़ाया था कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे बस याद रखो, कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पैसे चले गए तो कैश कम हो गया, और ड्राइंग्स है तो कैपिटल कम हो गई। तो बस दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए। कभी कभी वो कह देता है, इसी तरह नंबर 13 भी लिख लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कह देता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कहता है गुड्स आग में जल गए, या कभी कभी कह देगा चोरी हो गए, कुछ भी कह देगा। मतलब इन शॉर्ट हमारा सामान खो गया, लॉस्ट हो गया। अब कैसे खोया वो मैटर नहीं करता, आग लग गई, गाय खा गई, चूहा कुतर गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, गुड्स हमें छोड़कर चले गए। तो सर ये तो बहुत दुख की बात है, गुड्स हमें छोड़कर चले गए। हाँ बच्चों, गुड्स हमें छोड़कर चले गए। तो सोचो, दो एस्पेक्ट सोचो, गुड्स हमें छोड़कर चले गए। तो पहला एस्पेक्ट तो बहुत ही सिंपल हो गया, गुड्स मतलब स्टॉक, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। तो एसेट्स के अंदर जो स्टॉक वाली हेडिंग होती है उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे गुड्स हमें छोड़कर चले गए। दूसरा सोचो, दूसरा, सर दूसरा नहीं समझ आ रहा, दूसरा भी इजी है। अब गुड्स अगर चोरी हो गए तो बताओ हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान? सर नुकसान हो रहा है। तो बस जैसे ही पता चला कि कोई नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नुकसान को कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बस। तो ये हो गए गुड्स चोरी या आग लगना, कुछ भी। तो कभी कभी गुड्स चोरी हो जाते हैं। उसके बाद 14th, बस देखो अंतिम सांसें ले रहे हैं अब हम, मतलब चैप्टर, कॉन्सेप्ट। 14th में है डेप्रीसिएशन। सर ये क्या है डेप्रीसिएशन? अरे हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, याद भी है? पुराना देखो, पढ़ते रहना बच्चों, रिवीजन करना, तभी फायदा है देखो अपने साथ पढ़ाई करने का। तो डेप्रीसिएशन का मतलब था, चलो दोबारा लिख लेता हूं, कि हमारे किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाती है ना। आप यूज करते रहते हो तो उसकी वैल्यू में गिरावट हो जाती है। तो मान लो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हो, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो अब सोचते हैं इसका क्या होगा। तो देखो पहला तो बहुत ही ईजी है, हमारे किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट के अंदर जो भी वो पर्टिकुलर एसेट होगा, मान लो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, जो भी होगा उसकी वैल्यू कम हो गई तो माइनस कर देंगे। तो ये तो चलो सीधा सीधा एस्पेक्ट समझ आ गया।
दूसरा क्या होगा? सोचो, एसेट की वैल्यू कम हो गई, मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? सोचो, फायदा है या नुकसान है? सर, नुकसान है। हाँ, तो बस जैसे ही पता चला नुकसान हो रहा है कोई भी चीज में, तो कैपिटल में से क्या करने का है? माइनस करने का है। बस, तो बन गए दो एस्पेक्ट। तो देख रहे हो, तो पॉइंट जैसा मर्जी आए, आपको दो एस्पेक्ट्स बस थोड़े थोड़े ढूंढने समझने पड़ते हैं। तो ये वो 14 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली हमारे एग्जाम में हमसे पूछता है। अब इसके अलावा इक्का दुक्का कोई पॉइंट हो सकता है जो हम क्वेश्चन के अंदर ही कवर कर लेते हैं, बट अगर आपको मेनली ये सारे 14 पॉइंट्स अच्छे से पता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू क्या हैं, अगर वो याद है और समझना भी है, याद का मतलब ये नहीं कि भाई रट लिया, समझना भी, लॉजिक कि सर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सामान बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, लॉजिक के साथ अगर आप सीख लोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर देखो कि ये हमारी 14 ट्रांजैक्शंस होती हैं, और हर ट्रांजैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। मतलब एक बड़ा सा फॉर्मेट बनता है, एसेट्स लेफ्ट साइड पे लिखते हैं इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो ठीक है, तो आज मुझे बस ये कॉन्सेप्ट करवाना था। अब सर वो आपने कहा था ना लास्ट में बताओगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाँ तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताता हूं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसके अंदर मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो होंगे उसमें डिस्कशन बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, और जो हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन यहां डिस्प्ले भी करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक टॉपिक छोटा सा है वो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही सीखेंगे, तो उस लेक्चर में तो हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों कवर कर लेंगे। वो पूरा 3 नंबर का कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में अगर आता है, और उसके क्वेश्चंस भी सारे के सारे कर लेंगे, बुक से कवर कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगले 2 लेक्चर्स जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, क्वेश्चंस कर करके देखेंगे। और फोर्थ लेक्चर जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें तो कॉन्सेप्ट भी है एक छोटा सा, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी खत्म कर लेंगे उसी दिन। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लीज मेक श्योर कि आप ये 14 ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ के लर्न करके रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मेगा सेशन जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।